हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने किया था बिजनेस सर्विसेज में इंश्योरेंस तक। तो मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों। तो आज हम वही प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में और चैप्टर जो है वो एंडिंग की तरफ होगा। ओके गाइज, तो बने रहिए। तो मिलते हैं जल्दी ही इस टॉपिक के साथ। हाँ जी बच्चों, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में बच्चों 7 प्रिंसिपल्स हैं और मैं आपको 7 के 7 प्रिंसिपल एक एक करके अच्छे से फुल डिटेल के साथ कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराऊंगी। तो बने रहिए और साथ ही साथ आप जो स्क्रीनशॉट्स है वो बिल्कुल भी लेना मत भूलना, क्योंकि आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो अटमोस्ट गुड फेथ बच्चों, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो इंश्योरेंस का क्या होता है बच्चों? अटमोस्ट गुड फेथ। तो जैसे कि आपको पता है फेथ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ट्रस्ट करना। ओके, तो क्या होता है कि जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कर रहा है और जो इंश्योर्ड है जो कि इंश्योरेंस करा रहा है, ये जो टर्म्स हैं मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर करा दी थी। तो बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड जो है बच्चों, उनका गुड फेथ जो है वो होना चाहिए। दोनों जो है एक दूसरे को जो ट्रू फैक्ट्स हैं उनका डिस्क्लोजर जो है वो ज़रूर करें। दोनों अच्छे फेथ से इंश्योरेंस कराएं, उसमें कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो, उसमें कोई फ्रॉड जो है वो ना हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले इंश्योर्ड जो है उसका भी क्या फ़र्ज़ है जो इंश्योरेंस करा रहा है। जैसे आप अपने जो गोडाउन है, आपकी फैक्ट्री है, उसमें कोई स्टॉक है, उसका इंश्योरेंस कराते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपका जो मटेरियल है आपको उसका पूरा जो फुल डिस्क्लोजर जो है वो करना है, उसके बारे में सब कुछ बताना है। जैसे आप फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं अपने स्टॉक का, तो आपको उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना है कि जैसे वो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस तो नहीं है, ठीक है, उसमें कितनी जल्दी जो है वो आग पकड़ लेती है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपका जो इंश्योरेंस जिसके बारे में आप करा रहे हैं, इंश्योरेंस जिस चीज़ के बारे में करा रहे हैं उसके बारे में आपको सारे फैक्ट्स जो है, एक्यूरेट फैक्ट्स और फुल फैक्ट्स जो हैं वो आपको डिस्क्लोज करने हैं। ओके गाइज, तो अगर आप डिस्क्लोजर नहीं करते हो तो क्या होगा? देखो, फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। अगर आपने इंश्योरेंस कराई और आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं करवाया, फुल डिस्क्लोजर नहीं प्रोवाइड किया, तो इंश्योरर जो है वो अपनी डिस्क्रिशन पर अपनी उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों वो क्या हो सकता है? वो वॉइडेबल हो सकता है, वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। ओके, ऐसे ही बच्चों जो इंश्योरर है यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका भी क्या फर्ज बनता है? क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस टू द इंश्योर्ड। अब उसको भी क्या करना है, जो भी एजेंट है उसको क्या करना है, सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है बच्चों वो आपको बतानी है, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके बच्चों, तो इसका क्या मतलब हुआ? अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, दोनों को ही क्या करना है? मटेरियल फैक्ट्स का डिस्क्लोजर करना है और अपनी बातों को अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस को बताना है। दोनों के दोनों जो हैं वो गुड फेथ में काम करेंगे। ओके गाइज, उसके बाद हम आते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट बच्चों क्या होता है कि जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस करा रहा है, उसका क्या फर्ज बनता है, उसका क्या मेन इसमें मोटिव होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, तो मैम ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो, ऐसे आपको लैंग्वेज पढ़ के तो समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब देखो, अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है? अब सपोज करो आप जो है इंश्योरेंस कंपनी में जाते हो और बोलते हो कि सर इंश्योरेंस करानी है और मेरे को अपने पड़ोसियों की इंश्योरेंस करानी है, अपने पड़ोसी का जो घर है उसकी इंश्योरेंस करानी है। और फिर आपने क्या करा? फायर इंश्योरेंस कराई और आपने अपने पड़ोसी के घर में आग लगवा दी। अब आप कहोगे कि जी आग लग गई है तो आप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुझे सारा क्लेम दे दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोसी की जो प्रॉपर्टी है उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है गाइस। तो समझ आया आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस एग्जांपल को आप लाइफ में याद रखोगे। ओके, तो क्या है? इट इज नॉट द हाउस, द शिप दैट इज इंश्योर्ड, इट इज द पेक्यूनियरी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट। ओके, ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि क्या होता है, पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है इंश्योर्ड का इन द प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी या हाउस या शिप जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ की वो इंश्योरेंस करा रहा है, उसमें उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी या शिप जो भी है। ओके बच्चों, तो आगे मिलते हैं फिर हम आगे के 2 प्रिंसिपल्स के साथ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी लेना मत भूलना। ओके, हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको लॉस का कवरेज जो है वो देती है। ओके, तो इन द इवेंट ऑफ लॉस क्या होता है कि जब आपका क्लेम जो है वो पास हो जाता है, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके लॉस को कवर करके आपको वापस उसी पोजीशन पर ले जाती है जहाँ पर आप पहले थे। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें ये जो प्रिंसिपल है एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक इंसान जो है उसकी आप लॉस को रिकवर नहीं कर सकते। अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो आप उसको तो दोबारा नहीं ला पाओगे, राइट। लेकिन हाँ, बस ये होता है कि जो फायर इंश्योरेंस होती है, मैराइन इंश्योरेंस होती है, उसमें क्या होता है, आप उसको मनी के टर्म्स में, जो आपका लॉस है उसको आप मनी के टर्म्स में आप उसको कंसिडर कर सकते हो। आप उसको मनी के टर्म्स में एक तरीके से कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। तो जब आप उसको एस्टिमेट करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको लॉस जो है आपका कवर कर देती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको इंडेमनीफाई कर देती है, आपके लॉस को इंडेमनीफाई कर देती है। ओके बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर और मैराइन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ओके, इंडेमनिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस कवरेज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या होता है कि जो मनी है उसकी टर्म्स में आपका लॉस जो है वो सारा एस्टिमेट हो जाता है और उस लॉस को रिकवर इंश्योरेंस कंपनी कर देती है और आपको वापस उस पोजीशन में ले आती है जहाँ पे आप इन द इवेंट ऑफ लॉस से पहले थे। ओके, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होती लाइफ इंश्योरेंस के केस में, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों प्रॉक्सिमेट कॉज। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है बच्चों, अगर आपका जो लॉस है वो 2 और 3 मोर रीजंस की वजह से हो रहा है, जो उसके कॉजेज हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है बेसिकली वो क्या करेगी, प्रॉक्सिमेट कॉज को देखेगी। यानी कि जो जिस कॉज की वजह से आपको लॉस हुआ है एग्जैक्टली मतलब जिस वजह से डायरेक्ट कॉज क्या है उसका, मोस्ट डोमिनेंट मोस्ट इफेक्टिव कॉज क्या है उस लॉस का, उसको कंपनी देखेगी। और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में उस कॉज की वजह से आपका डैमेज जो है वो हुआ है तभी आपको वो क्लेम जो है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसीज आर डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली एंड कॉजेज स्टेटेड इन द पॉलिसी। ओके, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉलिसी है, उसमें आपके जो कॉजेज स्टेट किए गए हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन कॉजेज की वजह से आपका लॉस हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कॉजेज होते हैं, तो मेन जो कॉज है, जो डायरेक्ट कॉज है जिसकी वजह से लॉस हुआ, वो ही इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करती है। अप्रॉक्सीमेट कॉज जो है वो होना ज़रूरी होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं सब्रोगेशन में बच्चों। तो क्या होता है इसमें कि आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम, जब आपको क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, पास कर देती है, तो जो प्रॉपर्टी है, जो कि बची हुई प्रॉपर्टी है, उसका जो राइट है, उसके ओनरशिप का जो राइट है बच्चों, वो इंश्योरेंस कंपनी को पास हो जाता है। ओके, इसका क्या मतलब है, सपोज एक एग्जांपल लें अगर हम, तो आपने कार की इंश्योरेंस कराई थी, ऑलराइट। उसमें क्या हुआ, आपने अपनी कार की इंश्योरेंस कराई और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो आपकी कार के एक्सीडेंट के बाद हुआ क्या, आपकी कार जो है वो पूरी टूट फूट गई, डैमेज हो गई। अब हुआ क्या, डैमेज होने के बाद आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पास करवाया, इंश्योरेंस करवाई हुई थी आपने, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो पास हो गया। अब पास होने के बाद हुआ क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको आपका क्लेम जो है वो दे दिया, आपको मनी के टर्म्स में आपका लॉस जो है वो सारा का सारा कैलकुलेट किया और आपको मनी जो है वो दे दी। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों जो आपकी कार थी, जो कि टूटी हुई कार थी, टूटी फूटी जो भी हो, वो कार जो है उसका जो राइट है ओनरशिप का, वो किसको मिल जाएगा, इंश्योरेंस को मिल जाएगा। तो इंश्योरर क्या करेगा, उसको जो भी बची हुई जो भी टूटी फूटी कार है उसको बेचकर वो
जो भी रिकवर कर सकता है वो राइट जो है वो इंश्योरर को होगा, आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको तो उसके बदले में कंपनसेशन मिल चुका है, राइट। तो अब जो प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई है? इंश्योरर की हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड द सब्रोगेशन। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है सब्रोगेशन का वो क्या कहता है कि सेटलमेंट के बाद, क्लेम के सेटलमेंट के बाद जो राइट है ओनरशिप का वो किसको मिल जाता है? पास किसके ऊपर हो जाता है? इंश्योरर के ऊपर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपके रह गए हैं 2 मोर प्रिंसिपल्स, तो करते हैं आगे एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो लास्ट 2 प्रिंसिपल्स हमारे रह गए हैं। तो बच्चों ये प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन का। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या है बच्चों कि अगर आपने डबल इंश्योरेंस कराई हुई है तो जो दोनों कंपनीज हैं, जिन कंपनी से आपने दोनों इंश्योरेंस कराई हुई है, वो दोनों कंपनीज जो हैं वो लॉस को शेयर कर सकती हैं। वो आपस में भी कांटेक्ट कर सकती हैं और लॉसेस को शेयर कर सकती हैं। ओके, तो किस प्रपोर्शन में, किस रेशो में ये शेयर करेंगे बच्चों? इन द प्रपोर्शन टू द अमाउंट इंश्योर्ड। ओके बच्चों, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी एक फैक्ट्री है, उसमें 5 लाख का आपने अपने गुड्स का फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है। ओके बच्चों, तो इसमें आपने कैसे इंश्योरेंस कराया है? आपने एक कंपनी से 2 लाख का इंश्योरेंस कराया है और दूसरी कंपनी से आपने 3 लाख का इंश्योरेंस कराया है बच्चों। तो इसमें क्या होगा? 2:3 रेशो हो गई। तो इस रेशो में जो दोनों कंपनीज हैं वो आपका क्लेम जो है वो पास करेंगी। अब सपोज करो आपकी फैक्ट्री जो थी जिसमें आपने ये इंश्योरेंस कराया हुआ था, फायर अकर हुई और उसमें 1 लाख का आपका नुकसान हो गया, गुड्स जो है वो जल गए। ओके, तो 1 लाख का इंश्योरेंस अब आपको क्लेम करना है। अब आपने क्लेम किससे करना है? या तो आप इस कंपनी से क्लेम कर सकते हो, राइट, या तो आप इस कंपनी से भी क्लेम कर सकते हो, या फिर दोनों कंपनी से क्लेम कर सकते हो। और वो क्या करेंगी? दोनों प्रपोर्शनेट रेशो में, यानी कि 2:3 रेशो में आपका जो लॉस है वो आपको क्लेम पास कर देगी। जैसे अगर 1 लाख में केस में देखें तो 40,000 एक कंपनी और 60,000 जो है वो एक कंपनी आपका लॉस रिकवर कर देगी। ओके, या फिर कोई एक कंपनी भी कर सकती है। लेकिन हाँ बच्चों, इसमें ऐसा नहीं करना कि आपने क्या करा, आपने दोनों कंपनी से 1 लाख का जो इंश्योरेंस है क्लेम जो है वो मांग लिया। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो वो आपको फ्रॉड जो है आप माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है। तो इसमें आप फंस भी सकते हो, आपके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। आगे हम देखते हैं मिटिगेशन। बहुत ईजी है। मिटिगेशन में बच्चों क्या होता है कि आपकी ड्यूटी है, जब भी लॉस अकर होता है, जब भी कुछ आपका नुकसान हो रहा है, तो आप उस लॉस को मिनिमाइज करो। ओके बच्चों, तो इसमें लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे अगर आपकी फैक्ट्री है, आपने इंश्योरेंस कराई हुई थी, अब आपकी फैक्ट्री में जब आग लगी तो आपने क्या करना है? आपने अपने जो गुड्स हैं उनको सेफ जगह पर लेके आना है फटाफट, ठीक है। फायर ब्रिगेड है उसको कॉल करना है, आग बुझाने की कोशिश करनी है, और जितना भी लॉस आप कवर कर सकते हो, बचा सकते हो लॉस होने से, उसको बचाना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करा, जैसे आपकी ये फायर अकर हुई, 5 लाख के गुड्स थे वहाँ पे, और आपने क्या करा, आपने जो है वो सारे गुड्स बचा लिए, सिर्फ 1 लाख का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? मिटिगेशन, यानी कि आपने क्या करना है, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के स्टेप्स जो है, रीजनेबल स्टेप्स जो हैं वो लेने हैं। ओके, तो ये आपकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोचा कि नहीं भाई इंश्योरेंस तो कराई हुई है, नए गुड्स लेकर आएंगे और आपने आग जो है वो लगने दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि बच्चों सही नहीं है। ओके, तो गुड फेथ पे जो है ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इंश्योरेंस जो है वो गुड फेथ पे होती है, अटमोस्ट गुड फेथ, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अभी पढ़ा। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बच्चों। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस है। और जनरल इंश्योरेंस में बच्चों आपका फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस, और साथ में हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो बच्चों एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो कॉन्सेप्ट से पहले हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका साथ साथ ही कवर हो जाएगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लेना। आइए देखते हैं।
अब सब्जेक्ट मैटर की बात करें बच्चों, तो सब्जेक्ट मैटर में सबसे पहले आपको पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या सब्जेक्ट मैटर होता है, ह्यूमन की लाइफ होती है, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या कराते हो, किसी की लाइफ की, आपके पेरेंट्स अपनी लाइफ की इंश्योरेंस कराते होंगे, ह्यूमन की लाइफ की इंश्योरेंस होती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों फायर इंश्योरेंस में। तो फायर इंश्योरेंस बच्चों किसकी होती है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आपकी कोई एसेट है, लाइक आपकी फैक्ट्री में कुछ गुड्स हैं, तो उसकी आपने फायर इंश्योरेंस जो है वो कराई हुई है। तो किसकी होती है, प्रॉपर्टी या फिर किसी एसेट की आपकी लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस जो है वो होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मैराइन इंश्योरेंस में। तो बच्चों मैराइन इंश्योरेंस क्या होती है, जब आपके जो गुड्स हैं आप सी रूट्स के थ्रू जा रहे होते हैं, कहीं आपको पहुंचाना है अपना माल या आपका माल कहीं से आ रहा है, तो उसमें उस केस में आपकी मैराइन इंश्योरेंस होती है। तो आपका शिप, कार्गो या फ्रेट से आपका जो गुड्स हैं वो आ रहे होते हैं, तो उसमें आपकी मैराइन इंश्योरेंस होती है। उसमें अगर वो कहीं डूब जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट पे। अगर तो बच्चों लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसको हम एज एन इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। कैसे, सपोज करो 10 ईयर्स की एक इंश्योरेंस है, ठीक है। तो अगर 10 ईयर्स में दो केसेस हो सकते हैं, 10 ईयर्स के से पहले या तो उस इंसान की डेथ हो गई हो, या कोई भी इवेंट, मतलब डेथ ही होता है जनरली, ये डेथ हो गई हो, और या फिर उसकी मेच्योरिटी हो गई, यानी कि 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो या तो अगर इस केस में क्या होगा, इवेंट हो गया है, हैपनिंग ऑफ इवेंट, डेथ हो गई है, तो आपको उससे पहले ही वो इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, या फिर मेच्योरिटी पर अगर मिलता है तो मेच्योरिटी पर भी मिल जाएगा। तो इसको हम एज अ प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं और एज अ इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। आपको उसमें प्रोटेक्शन भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी होगी। नेक्स्ट अगर हम आते हैं फायर इंश्योरेंस पे बच्चों, तो यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोटेक्शन ही मिलती है। अगर आपके गुड्स जो हैं वो जल जाते हैं, फायर अगर होती है, तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी कि आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर फायर अगर नहीं होती तो क्या, तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। सेम विद द केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, कि जब लाइफ की इंश्योरेंस होती है, तो उसमें जब डेथ हो जाती है अगर किसी इंसान की, तो उसमें आपका क्या मतलब, एट द टाइम ऑफ क्लेम तो आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंसान ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग जो है वो प्रेजेंट होता है, बट एट द टाइम ऑफ क्लेम वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर फायर इंश्योरेंस की बात करें बच्चों, तो क्या होता है कि जो ये जो इफेक्टिंग का टाइम है उस समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, और एट द टाइम ऑफ क्लेम भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आपके गुड्स जो हैं अगर वो जल चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपकी फैक्ट्री में अगर आग लग गई, फायर अकर हो गई, तो उसके बाद भी आप क्या करोगे, उसको रिपेयर कराओगे, आप उसकी देखरेख करोगे आगे, तो एट द टाइम ऑफ क्लेम भी वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका रहेगा ही रहेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम यहाँ पे लाइफ की इंश्योरेंस में क्यों नहीं होता, क्योंकि इंसान की तो डेथ ही हो चुकी है, तो उसके बाद क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। सेम विद द केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, जब आपका लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ लॉस, या फिर क्लेम जब ड्यू होता है, दोनों ही टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर ड्यूरेशन की बात करें बच्चों, तो ड्यूरेशन जो ह्यूमन लाइफ की इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, उसमें ड्यूरेशन जनरली 5 to 30 ईयर्स होती है, या फिर होल लाइफ होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फायर इंश्योरेंस की, तो फायर इंश्योरेंस में यूजुअली 1 ईयर तक ही हमारी इंश्योरेंस होती है। नेक्स्ट फिर हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं प्रीमियम पे करके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैराइन इंश्योरेंस की बच्चों, तो 1 ईयर और द पीरियड ऑफ वोएज, यानी कि जब तक आपका माल जहां से निकला है और जहां तक पहुंचना है तब तक पहुंच नहीं जाता, तब तक आपकी इंश्योरेंस रहती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंडेमनिटी बच्चों। तो इंडेमनिटी में मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि इंडेमनिटी में लाइफ की केस में इंडेमनिटी नहीं होती, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कि जो सम है वो एट द हैपनिंग ऑफ इवेंट और मेच्योरिटी जो है मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो किसी की लाइफ का लॉस है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्लेम जो है वो कब मिलता है, जब आपकी जो हैपनिंग है, इवेंट हो चुका है या फिर मेच्योरिटी हो रही है। यहाँ पे ऐसे कोई वो वाला लॉस नहीं है। तो यहाँ पे और फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब एक्चुअल लॉस जितने का हो रहा है, क्योंकि लॉस यहाँ पे मेजरेबल है, क्योंकि जितने गुड्स आपके जले होंगे उनके हिसाब से आपको क्लेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिकॉज लॉस इज मेजरेबल एंड क्लेम ऑन द एक्चुअल लॉस जो है आपको मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट हम बात करें सेम मैराइन इंश्योरेंस में भी सेम होता है कि जब आपके गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू जो है वो आपके गुड्स की आपको मिल जाएगी। तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्लेम ऑन द लॉस डिस्ट्रॉयड एट सी, और आपको इसमें क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू जो है वो मिल जाएगी आपके गुड्स की, और क्योंकि यहाँ पे भी लॉस जो है वो मेजरेबल होता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैराइन इंश्योरेंस का डिफरेंस। आगे हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो लाइफ इंश्योरेंस का थोड़ा सा डीप में हम पढ़ते हैं आगे। देखो लाइफ इंश्योरेंस बच्चों क्या होती है, लाइफ इंश्योरेंस किसी भी ह्यूमन की लाइफ की इंश्योरेंस होती है। बच्चों आप सभी को पता है कि लाइफ जो है वो बहुत अनसर्टेन है, लाइफ आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स ने भी कराई होगी, इंश्योरेंस जो है वो अपनी कराते हैं कि जो लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ हैं, आगे लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो जो पीछे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग रहें, इसलिए हम क्या कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्या है, इट इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो इसको बच्चों हम लाइफ इंश्योरेंस को ना क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं कि एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं कि जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कराई है तो 10 ईयर्स तक प्रीमियम हमने पे किया, तो 10 ईयर्स के बाद हमें वो सम एश्योर्ड जो है वो पूरा मिल जाता है, तो वो पैसा जो है वो हमारे रिटायरमेंट में या हमारे आगे बुढ़ापे में काम आ जाता है, आफ्टर रिटायरमेंट काम आ जाता है। तो इसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। ओके, तो क्या है बच्चों, ये एक डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने पूरी आपको एज इट इज़ जो है वो लिख के दी है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो डेफिनेशंस होती हैं किसी भी टर्म की आपके बिजनेस स्टडीज़ में, तो उसमें क्या होता है आपको एज इट इज़ वो लर्न करनी होती है। ठीक है, अभी आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो लर्न नहीं करनी, बट ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आते हैं बच्चों, क्या होता है ये, अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम। देखो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले यहाँ तक देख लो, समझ लो कि ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें क्या होता है, आप ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे प्रीमियम जो है वो पे करते हो। प्रीमियम क्या होता है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमाउंट, बताया था मैंने आपको। तो प्रीमियम छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं, मतलब अमाउंट होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो आप पे करते रहते हो, और क्या होता है कुछ टाइम पीरियड तक, कुछ टर्म तक आप उसको पे करते रहते हो, एंड आफ्टर द टर्म एक्सपायर्स आप क्या करते हो, आपका जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ होता है और वो क्या होता है, सम एश्योर्ड होता है, वो सम आपको मिल जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, अब ये जो अमाउंट है लमसम में भी दे सकते हैं या फिर पीरियोडिकल पेमेंट्स में भी दे सकते हैं, पीरियोडिकल पेमेंट्स हाफ ईयरली, मंथली, इस तरीके से। ठीक है, और क्या होता है, अग्रीज टू पे, यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, टू पे, अग्रीज टू पे टू द एश्योर्ड। अब बच्चों एश्योर्ड कौन होता है, एश्योर्ड जिसकी आपने, जिस पर्सन की पॉलिसी जो है वो कराई हुई है। ओके, तो अग्रीज टू पे टू द एश्योर्ड और टू द पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द पॉलिसी इज टेकन, यानी कि वो कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके बेनिफिट के लिए वो पॉलिसी कराई गई है। तो द एश्योर्ड सम ऑफ मनी, ओके, क्या मिलता है इसके अगेंस्ट में, एश्योर्ड सम ऑफ मनी मिलती है ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट। अगर बच्चों जैसे लाइफ इंश्योरेंस है उसमें क्या होता है कि अगर डेथ पे आपको कुछ पैसे मिलने हैं, सपोज 10 ईयर्स की इंश्योरेंस है लेकिन 10 ईयर्स से पहले ही डेथ हो जाती है उस इंसान की, तो क्या होता है उस स्पेसिफाइड इवेंट पर भी आपको वो सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाता है, कंटिजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। 2 ही केस होते हैं, मैंने बताया कि या तो वो पीरियड एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आपको वो लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगी, या फिर अगर उस पीरियड से पहले ही उस इंसान की डेथ हो जाती है तब भी आपको वो इंश्योरेंस पूरी मिल जाएगी, सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, क्या होता है, पॉलिसी होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था इंश्योरेंस में कि जो अग्रीमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। और एश्योर्ड पर्सन कौन होता है, एश्योर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसकी लाइफ की इंश्योरेंस जो है वो की गई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एश्योर्ड बोलते हैं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो हम मिलते हैं बोर्ड क्लीन करके।
हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं बच्चों, वो किन किन तरीके की हो सकती है, जैसे कि होल लाइफ पॉलिसी हो सकती है। होल लाइफ पॉलिसी में बच्चों क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि जब जो इंसान होल लाइफ पॉलिसी लेता है, उसकी डेथ के बाद जो उसके बेनिफिशरीज होते हैं, जो लीगल हायर्स होते हैं, उसको वो सम एश्योर्ड जो है वो मिलता है। ओके, तो अमाउंट पेबल ओनली टू बेनिफिशरीज और हायर ऑफ द डिसीज, ठीक है। जो जिस इंसान की पॉलिसी है उसकी डेथ के बाद ही उसके जो लीगल हायर्स हैं, उसके जो बेनिफिशरीज हैं, उनको सम एश्योर्ड जो है वो मिल जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, प्रीमियम जो है वो पेबल होता है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हैं कि होल लाइफ के लिए भी पेबल होता है। ओके, तो इसमें हम फिक्स टेन्योर के लिए, जैसे कि 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, जनरली इसमें 20 to 30 ईयर्स होता है, ज़्यादा सालों के लिए होती है ये। तो 20 to 30 ईयर्स तक के लिए प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है, और इन बिटवीन ही अगर उसकी डेथ हो जाती है उस इंसान की, तो आगे का प्रीमियम उसको पे नहीं करना होता। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बच्चों। तो इसमें क्या होता है, ये जो इंश्योरेंस है इसमें जो भी इंसान है जिसके लिए इंश्योरेंस कराई गई है वो पर्टिकुलर एज को अटेन कर लेता है, तो या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो जौन सी भी चीज़ अर्लियर हो जाती है उस टाइम पे अमाउंट जो है वो पेबल हो जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड के बाद, टाइम के बाद एंडोमेंट पॉलिसी जो है वो मैच्योर हो जाती है, तो इसको हम एज अ इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जॉइंट वर्ड का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जब कोई पॉलिसी लेते हैं तो वो कौन सी होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है। इसमें जनरली बच्चों अगर हम एग्जाम्पल लें तो हस्बैंड वाइफ मिलकर क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो सम एश्योर्ड है वो पेबल होता है किसी एक की डेथ पर, और किसको पेबल होता है, जो दूसरा सर्वाइविंग मेंबर है, या फिर दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ और एक बेबी है, उनका बच्चा है बड़ा, तो उन्होंने तीनों ने मिलकर ली हुई है, तो जो सम एश्योर्ड है वो सर्वाइविंग मेंबर्स को मिल जाता है। ओके, उसके बाद हम आते हैं बच्चों एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, जो सम पेबल है वो एश्योर्ड को एक सर्टेन एज के बाद अमाउंट मिलता है, सम पेबल होता है, लेकिन एट मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस और वी कैन से हाफ ईयरली बेसिस। इसमें बच्चों क्या होता है स्पेशली कि जैसे कोई लोग हैं, कोई अभी एक बिजनेसमैन है, उसको लगता है कि मैं जब इतने ईयर्स का हो जाऊंगा तो मैं वो बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरी इनकम जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो प्रीमियम पे करता रहता है, और उसको लगता है कि मैं जब 50 ईयर्स का हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं बिजनेस जब कर नहीं पाऊंगा, मुझे मंथली बेसिस पे एक तरीके से एक रेगुलर इनकम चाहिए होगी। तो उस रेगुलर इनकम के लिए वो इंसान क्या कर सकता है, अपनी इंश्योरेंस करा सकता है, एन्युटी पॉलिसी करा सकता है, और उसमें 50 इयर्स की एज के बाद उसको मंथली बेसिस पे पैसे मिलते रहेंगे, तो ये उसकी एक तरीके से रेगुलर इनकम हो जाएगी, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके बच्चों, तो ये है आपका एन्युटी पॉलिसी, ये आपकी 4 टाइप्स की पॉलिसीज हो गई बच्चों। और 5th टाइप की जो पॉलिसी है ये चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी है। ये बहुत ईजी है बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं था ज़्यादा तो मैंने इसके बारे में लिखा नहीं है, नॉर्मल बस ये अपने बच्चों के लिए जो है वो लोग कराते हैं, पेरेंट्स कराते हैं टू मीट देयर चिल्ड्रंस एक्सपेंसेस, पेरेंट्स कराते हैं। और होता क्या है बच्चों इसमें कि जो पेरेंट है जिसने कराई होती है वो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पेमेंट कर प्रीमियम जो है वो पे कर रहा होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आगे का प्रीमियम पे नहीं करना होता, बच्चों को पैसे जो है वो मिल जाते हैं। ओके, तो ये था गाइज आपका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, और आगे हम पढ़ेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो बच्चों हेल्थ इंश्योरेंस जनरली इंडिया में इसको हम मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने भी मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो कराई होगी, कि आज की डेट में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या होता है कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस है बच्चों, आपने ज़रूर देखा होगा कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल कॉस्ट जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटी से छोटी इंजरी पे भी आपको क्या हो जाता है, बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट भले ही बहुत अच्छा मिलता है, ट्रीटमेंट भी आपको 5 स्टार होटल जैसा मिलेगा, बट आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने जो ये पॉलिसी है वो पढ़नी है। ये पॉलिसी कराई जाती है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम। तो सेफगार्ड है अगेंस्ट राइजिंग मेडिकल कॉस्ट,
ओके इसमें क्या होता है, इंश्योरर जो है वो अग्री करता है टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस एट एन अग्रीड अपॉन प्राइस। क्या होता है बच्चों की वो प्रीमियम जो है वो ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आपको पे करना होता है, और जब भी आपको कोई इंजरी होती है या फिर आपको कोई इलनेस होती है तो उस केस में डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा एक्सपेंसेस जो है वो रीइम्बर्स हो जाता है। ओके बच्चों, तो प्रीमियम पेबल ईदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, लमसम अमाउंट एक ही बारी में पे कर देते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहते हैं। और क्या होता है, जब भी आपको कोई इलनेस या इंजरी होती है तो उस केस में आपको रीइम्बर्समेंट मिल जाती है एक्सपेंसेस की, डायरेक्टली हॉस्पिटल में भी हो जाती है। ओके, तो इसकी जो कॉस्ट है बच्चों वो डिपेंड करती है कि आपने कितने रुपीज़ की मनी एश्योर्ड जो है मतलब पॉलिसी जो है वो परचेज की हुई है, कितने इंश्योरेंस जो है उसमें अमाउंट जो है वो एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड होता है कि इसमें आपने जैसे 5 लाख तक के एक्सपेंसेस जो है वो आपको रीइम्बर्स हो जाएंगे, तो आपका उतने का ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका फ़ायदा कैसे होता है कि एक सडनली आपको कोई इलनेस हो जाती है या इंजरी हो जाती है तो आपके पास उस टाइम पैसे होते हैं या नहीं होते, तो आप क्या करोगे, वेट थोड़ी ना करोगे कि हॉस्पिटल तब जाएंगे जब पैसे अरेंज होंगे, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करते हैं कि इंश्योरेंस अगर हम परचेज कर लेते हैं तो हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो प्रीमियम तो हम नॉर्मली जब ठीक होते हैं तो प्रीमियम पे करते रहते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी सेविंग में से आप क्या करो, इंश्योरेंस जो है वो ले लो, तो उसमें आप प्रीमियम पे करते रहो टाइम टू टाइम, और अगर कुछ इंजरी होती है तो आपको वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल भाग जाते हो और क्या हो जाता है, आपको सारा का सारा रीइम्बर्स हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। और मेरा आज का सेशन आपको पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। और बच्चों कमेंट भी कर दिया करो, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आपको अच्छा लग रहा है सेशन। ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डीप में सारे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाऊँ, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ। ओके, तो मिलेंगे फिर जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।